नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राम मंदिर भूमि पूजन पर उपजे नए विवाद की, राजस्थान में जारी सियासी खींचतान की, जानेंगे नीतीश कुमार पर क्यों बरसे आरजेडी और कांग्रेस, और क्या मणिपुर में मुरझा जाएगा कमल, और आखिर में बात सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली अर्थव्यवस्था की कमान, बैंकों के चीफ संग बैठक कर सकते हैं पीएम। मीटिंग के दौरान आर्थिक हालात का जायजा लेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट बैठक, चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर रखा गया चंबल प्रोग्रेस वे। इस परियोजना में सड़क के दोनों औद्योगिक क्षेत्र किए गए विकसित। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, अब राजनीतिक दलों को फेसबुक ट्विटर पर भी देनी होगी उम्मीदवारों के मामलों की जानकारी, 48 घंटे के अंदर प्रकाशित करानी होगी सूचना। उर्जित पटेल के बाद अब विरल आचार्य की आई किताब। विरल आचार्य बोले, आरबीआई की स्वायत्तता कमजोर कराना चाहती थी सरकार, इसलिए उर्जित पटेल को जाना पड़ा। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर है विरल आचार्य। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 558 अंक ऊपर 38,493 और निफ्टी 169 पॉइंट ऊपर 11,301 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन समारोह होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज शिरकत करेंगे। स्वास्थ्य मुसीबत के वक्त में भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर पहले ही विरोधियों के तेवर तल्ख थे। विपक्ष सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब समारोह के लाइव प्रसारण को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले इसे लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल अब भूमि पूजन समारोह को दूरदर्शन पर लाइव दिखाने का मामला गर्मा गया है। जी हाँ, भूमि पूजन कार्यक्रम को दूरदर्शन पर लाइव दिखाने के मामले पर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी भाकपा के नेता विनय विशम ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर इस आयोजन के लाइव दिखाने का विरोध किया है। उन्होंने इसे देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का हनन करार दिया है। उन्होंने लिखा, इससे देश की अनेकता में एकता की छत को ठेस पहुंचेगी। अयोध्या में राम मंदिर का मामला काफी समय तक विवाद और धार्मिक कट्टरता के चलते वैमनस्य का सबब बना था। इसलिए देश की सार्वभौमिक अखंडता की रक्षा के लिए भूमि पूजन समारोह को राष्ट्रीय चैनल पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले आयोजन का लाइव प्रसारण करने का फैसला किया है। वहीं लाइव प्रसारण से पहले भी भूमि पूजन को लेकर सवाल उठ चुके हैं। विपक्षी दलों ने कोरोना काल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को गलत बताया था। विपक्ष का कहना है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में करीब 300 लोग शामिल होंगे, जो मौजूदा दौर में मुसीबत को बढ़ा सकता है। ऐसे में अब कार्यक्रम के दूरदर्शन पर प्रसारण को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। देखना होगा इस मामले पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, पहले तो स्वागत है आपका। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए जब ट्रस्ट बनाया तो लगा ट्रस्ट ही अब पूरे मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी देखेगा। लेकिन अब खबर है कि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे, जिससे देश में यह संकेत जा रहा है कि केंद्र भी यहां सिर्फ मंदिर ही बनते देखना चाहती है, जबकि यह भी सच है कि यहां कई शताब्दियों तक मस्जिद भी रही है। ऐसे में पीएम का अयोध्या जाने का फैसला कहां तक सही ठहराया जा सकता है? देखिए फिजा, केंद्र में इस वक्त भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है और भाजपा की राजनीति की धुरी राम मंदिर ही रही है। रथ यात्रा से लेकर 2014 में सत्ता में काबिज होने तक, उसके बाद 2019 में दोबारा सत्ता हासिल करने तक भाजपा राम मंदिर बनाने का दावा करती आई। पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे अपने दावे को सच कर दिखाने का एक मौका मिल गया है। अदालत का फैसला हिंदू पक्ष के हक में गया और अब राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ट्रस्ट को सौंप दी गई है, यानी मंदिर बनाने और उसके आगे का संचालन और रखरखाव का जिम्मा जो है वो ट्रस्ट का ही होगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है फिजा की मानो सरकार ही ट्रस्ट है। पीएम मोदी के भूमि पूजन में जाने की जो खबरें हैं, उनके अलावा कई और बड़े उद्योगपति इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, ऐसी खबरें भी हैं। दूरदर्शन इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगा, मानो ये कोई राष्ट्रीय महत्व का आयोजन है। अगर किसी बड़े बांध या कारखाने का उद्घाटन मोदी जी करते तो जरूर ये राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम होता और इसका लाइव टेलीकास्ट
देखकर देशवासियों को विकास की राह पर आगे बढ़ने का एहसास भी होता। देश की बेहतरी के लिए योगदान करने का जो जज्बा है वो भी देशवासियों का बढ़ता। लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन से केवल हिंदुत्व के विकास का एहसास बहुत से लोगों को होगा। मंदिर का भूमि पूजन बेशक हिंदुओं और राम पर आस्था रखने वाले तमाम लोगों के लिए जीवन का अनमोल पल है, लेकिन ये केवल एक धर्म का कार्यक्रम है। इसमें सरकार की इस तरह से भागीदारी भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। अच्छा ये होता फिजा कि मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री वहां खुद नहीं जाते और अपने किसी नुमाइंदों को वहां भेजते तो ज्यादा बेहतर होता। इससे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होती और संविधान का मान भी बढ़ता। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में कांग्रेस में मची बगावत के बीच अब पूरा मामला मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां राज्यपाल कलराज मिश्र से विधानसभा सत्र बुलाने का कई बार आग्रह कर चुके हैं, तो वहीं राज्यपाल सरकार के हर अनुरोध को ठुकराते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आज गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से उठाई गई 3 आपत्तियों पर मंथन हुआ। राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर अब भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार बचाने की कवायद तेज होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के तेवर भी तल्ख होते जा रहे हैं। गहलोत सरकार के कई आग्रह के बावजूद राज्यपाल सत्र बुलाने को तैयार नहीं है। इसी बीच आज सभी की नजरें टिकी थी गहलोत कैबिनेट की बैठक पर, जो करीब 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के काम में हस्तक्षेप न करें। सरकार 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है, न कि 21 दिन का नोटिस जारी करने के बाद। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल की तीनों आपत्तियां मंजूर नहीं हैं। हरीश चौधरी ने कहा कि गवर्नर की 3 बातों में से 2 सरकार से संबंधित नहीं है। वहीं 21 दिन का नोटिस देना सरकार का अधिकार है, राज्यपाल का नहीं। यह भी कहा गया कि विधानसभा सत्र बुलाना सरकार का हक है। दरअसल विधानसभा सत्र बुलाने की गहलोत सरकार की मांग पर राज्यपाल ने 3 बातों पर स्पष्टीकरण मांगा था। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने की बात कही है। वहीं गहलोत 31 जुलाई को सत्र बुलाना चाहते हैं। गवर्नर ने दूसरी बात पूछी है कि अगर बहुमत साबित करना चाहते हैं, जैसा कि मीडिया में चल रहा है, तो लिखित में बताइए कि विश्वास मत के लिए सदन का सत्र बुलाना है। राज्यपाल ने कोरोना से उपजे हालात को लेकर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने गहलोत सरकार से पूछा है कि विधानसभा में कोरोना से कैसे बचा जाएगा। 200 विधायकों और 1000 कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सोमवार को याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार को एक बार फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है। दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीएम अशोक गहलोत को घेरते हुए कहा कि गहलोत ने सीएम बनने के बाद बदनीयती से बीएसपी को राजस्थान में नुकसान पहुंचाने के लिए विधायकों का विलय कराया। ऐसे में अब ये सियासी नाटक कब थमता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अब राजस्थान में जहां अशोक गहलोत सरकार राज्यपाल के रवैये पर सवाल उठा रही है, तो वही सवाल तो विपक्ष भी केंद्र सरकार की कार्यशैली पर उठा रहा है। और जब से भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की किताब में कुछ खुलासे हुए हैं, उसके बाद तो कांग्रेस और भी आक्रामक होती नजर आ रही है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आज विलफुल डिफॉल्टर्स मामले में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर अक्सर विपक्ष उद्योगपतियों की मदद करने का आरोप लगाता है। मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताता है। कांग्रेस तो ये तक कह चुकी है कि सरकार अपने अमीर दोस्तों का बैंक लोन माफ करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। लेकिन अब जब भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने भी अपने खिताब में कुछ ऐसे ही खुलासे किए, तो विपक्ष और भी सक्रिय हो गया। खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिन्होंने आज ट्वीट कर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बैंकिंग प्रणाली को साफ सुथरा करने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। क्यों? प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि वो विलफुल डिफॉल्टरों पर कोई एक्शन ले। दरअसल उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब आई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और आरबीआई को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। इसी पर राहुल गांधी ने अब केंद्र सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ विवाद के बाद उर्जित पटेल ने 2018 में आरबीआई गवर्नर के पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी ने उस वक्त इस मामले को लेकर केंद्र को घेरा था। किताब में दावा किया गया कि आरबीआई ने डिफॉल्टर्स को लेकर जो सर्कुलर जारी किया था, उसे सरकार की ओर से वापस लेने को कहा गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल के तीर लगातार सरकार पर चल रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है।
कांग्रेस के तल्ख सवाल जहां केंद्र सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे ही तेवर नीतीश सरकार के लिए भी मुसीबत का सबब बन रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों के लिए विपक्षी दल नीतीश सरकार के लिए ढुलमुल रवैये को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार हालात पर काबू पाने के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने स्वास्थ्य सचिव को बदल दिया है। और अब नीतीश के इस फैसले पर कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं, जिससे सूबे का राजनीतिक पारा भी उफान पर है। कोरोना काल में तो सूबे की सियासत में नया ही उबाल देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के लिए फजीहत की वजह बन रही है। विपक्ष भी सुशासन बाबू को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी बीच अब एक बार फिर से स्वास्थ्य सचिव बदलने को लेकर विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए हैं। दरअसल हालत में सुधार नहीं होने के चलते नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य सचिव उदय सिंह कुमावत को हटाकर प्रत्यय अमृत को अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। इस मसले पर सरकार के रवैये से नाराज कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना में एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पूरी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं और स्वास्थ्य सचिव पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि दो स्वास्थ्य सचिव कोरोना काल में बदल दिए गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को कौन बदलेगा, उप मुख्यमंत्री को कौन बदलेगा। वहीं कांग्रेस के अलावा आरजेडी ने भी नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कोरोना काल में भी कई प्रधान सचिव बदल दिए गए। इसका साफ मतलब है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि स्वास्थ्य विभाग बीमार है और सब कुछ यहाँ गड़बड़ है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि जब स्वास्थ्य विभाग ही बीमार है तो नए स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत कौन सी दवा लेकर आएंगे जिससे इसे दुरुस्त करेंगे, ये समय बताएगा। प्रत्यय अमृत तो नॉट आउट रहेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार ही आउट हो जाएगी, क्योंकि सरकार का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। अब आरजेडी और कांग्रेस के तीखे तीर पर सत्ता पक्ष कैसे खुद का बचाव करता है, ये देखना होगा। अब बिहार में जल्द चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हर मुद्दे का सियासत में गरमाना लाजमी है। वहीं देखना यह भी होगा कि नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर छाए काले बादल कब छटेंगे, क्योंकि यहां एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। इसी बीच पीएम ओली ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जिसके बाद प्रचंड गुट ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की मांग को तेज कर दिया है। तो क्या केपी शर्मा ओली की नई रणनीति काम करेगी या प्रचंड का पैंतरा, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल की सियासत में हलचल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पीएम केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपना रहे हैं और दूसरी तरफ ओली का विरोधी गुट उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। इस बीच कई बार स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन ना तो बैठक हुई और ना ही कोई नतीजा निकलकर सामने आया। ओली की तरफ से कोशिश जारी है कि बैठक टलती रहे ताकि मुझे कुछ और समय मिलता रहे। ओली के गुट का दावा है कि आज होने वाली पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को टाल दिया गया है। वहीं प्रचंड और उनके समर्थक प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच गए। प्रचंड समर्थकों का कहना है कि बैठक स्थगित नहीं हुई है, लेकिन ओली गुट भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। पीएम ओली ने भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। केपी शर्मा ओली अपनी चाल चलते जा रहे हैं और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन इस बार केपी शर्मा ओली ने एक नया शिगुफा छोड़ा है। दरअसल केपी शर्मा ओली अब संसद को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। ओली की इस रणनीति से साफ है कि ओली विरोधी गुट में हलचल तेज हो जाएगी और जल्द ही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करके ओली के राजनीतिक भविष्य पर विराम चिन्ह लगाने की कोशिश तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि ओली की मुश्किलें भारत विरोधी बयानबाजी और चीन से नजदीकियों की वजह से बढ़ती जा रही है। ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई हथकंडे अपना चुके हैं। फिलहाल ओली दो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला, पार्टी के बंटवारे पर अध्यादेश लाया जाए ताकि एनसीपी का चुनाव चिन्ह उनके पास ही रहे, और दूसरा, संसद को भंग करके मध्य अवधि चुनाव कराया जाए। हालांकि ये दोनों ही रास्ते ओली के लिए आसान नहीं है। ओली के विकल्प की बात से ही अब ओली विरोधी गुट एक्टिव हो गया है और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की बात की जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि ओली का ये दूसरा विकल्प कितना कारगर साबित होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी की। देश की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के लिए विपक्ष हमेशा मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताता आया है। कांग्रेस तो हालात में सुधार के लिए कई सुझाव भी सरकार को दे चुकी है, लेकिन सरकार शायद विपक्ष के सुझावों से नहीं बल्कि सिर्फ सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर लाभ कमाने में दिलचस्पी रखती है। यही कारण है कि सरकार अब 23 सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में जुट चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए।
देश के आर्थिक हालात को कैसे सुधारा जाए, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या कर रही है सरकार, ये वो सवाल है जो विपक्ष की ओर से कई बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछे जाते हैं। लेकिन सरकार बार बार इन सवालों पर चुप्पी साध लेती है और सार्वजनिक क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देती है। हाल ही में भारतीय रेलवे भी निजीकरण की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा कई और सरकारी कंपनियां हैं जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार उन 23 कंपनियों में हिस्सेदारी की प्रक्रिया पूरी करने पर काम कर रही है जिनके विनिवेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। सीतारमण ने कहा कि सरकार का इरादा कम से कम उन कंपनियों के लिए बिल्कुल साफ है जिसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है, उनका विनिवेश होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पहले ही 22 से 23 पीएसयू में विनिवेश के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में सरकार की मंशा है कि कम से कम इन कंपनियों में विनिवेश किया जाए। आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए मोदी सरकार ने 2,10,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें से 1,20,000 करोड़ रुपए पीएसयू के विनिवेश से आएंगे और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को सही कीमत मिलने पर बेचा जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत निजी भागीदारी के लिए सभी क्षेत्रों को खोले जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन उन क्षेत्रों में जिसे हम रणनीतिक कहने जा रहे हैं, निजी क्षेत्र को निश्चित रूप से आने की अनुमति होगी, लेकिन उनमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संख्या अधिकतम 4 तक सीमित होगी। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने पर सवाल उठने लाजमी है कि क्या केंद्र अर्थव्यवस्था को सरकारी कंपनियों में विनिवेश को बढ़ावा देकर ही देना चाहती है? क्या सरकार के पास कोई और रणनीति नहीं है? दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।